स्टूडेंट्स, बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ चुके थे और उनकी लिमिटेशन के बारे में बात किया था, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था कि किसी भी मैटर के नेचर के बारे में, कि वो पार्टिकल नेचर शो करता है या वेव लाइक नेचर शो करता है। इसके बारे में बोहर साहब ने अपना कोई राय नहीं रखा, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम इन चीज़ों के ऊपर बड़ा रिसर्च किया, राइट। और सबसे पहले ह्यूजेन नाम के जो साइंटिस्ट थे वो किसी भी मैटर के वेव नेचर की तरफदारी करते थे कि भाई ये वेव लाइक नेचर शो करता है। वेव और पार्टिकल दो नेचर का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि पार्टिकल जहां आता है उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम का जरूरत होता है। पार्टिकल किसी चीज से स्ट्राइक करेगा तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। पार्टिकल कहीं चीज किसी चीज के साथ स्ट्राइक करेगा तो वहां से किसी चीज को इजेक्ट कर सकता है। लेकिन वेव्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वेव्स को पास होने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं होता है, राइट। वेव्स किसी भी बिना मीडियम में से भी पास हो सकती है, लेकिन पार्टिकल बिना मीडियम में से पास नहीं हो सकता। तो दोनों चीजों के बारे में मैटर के अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग व्यू थे। कोई वेव नेचर की तरफदारी करता था, कोई पार्टिकल नेचर की तरफदारी करता था। सबसे पहले व्यक्ति आइंस्टीन साहब, और बड़ा इज्जत से लिया जाता है आइंस्टीन साहब का नाम साइंस कम्युनिटी के अंदर। उन्होंने ये कहा, आइंस्टाइन साहब ने, कि जो आपका मैटर है वो वेव नेचर और एज वेल एज पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर शो करता है। वो वेव नेचर और पार्टिकल, किसी एक्सपेरिमेंट में उसके वेव नेचर को एक्सप्लेन किया गया और किसी नेचर में उसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया। अब आप एक कहानी समझ लीजिए। साइंस का स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर है क्या, वेव है या पार्टिकल है, मीडियम की जरूरत है या नहीं है, राइट। इसके लिए बेटा बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और बहुत सारी रिसर्चेज की और जरूरत है। सभी स्टूडेंट एक बात समझ लीजिए कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा प्रमाणित तथ्य है। उसको सत्य मत मान लीजिएगा आप लोग, वो सही चीज है या नहीं है इसका जवाब अभी सबके पास नहीं है, लेकिन फिलहाल उसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्शंस उठे हैं उनको वो सेटिस्फाई कर पा रहा है। हो सकता है कभी फ्यूचर के अंदर आप लोग साइंस के अंदर इतना ग्रो करोगे और आप लोग उस पर क्वेश्चंस उठाओगे और उस क्वेश्चन का जवाब अगर साइंस कम्युनिटी नहीं दे पाई तो फिर किसी नई थ्योरी का जन्म होगा, एटम के बारे में कुछ और पता चलेगा, राइट। जिस दिन एटम की खोज हुई थी उस दिन एटम को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा गया। उसके बाद एटम को 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ माना गया, इसे ही आखिरी सत्य माना गया। और उसके बाद फर्दर रिसर्च हुए और उसमें भी बताया कि इनसे ज़्यादा भी छोटे पार्टिकल हैं। तो ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। इस टॉपिक का यही सारा है, आप लोग समझ लीजिए कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे सत्य कहने की गलती नहीं करना है। विज्ञान के विद्यार्थियों, विज्ञान के तरीके से सोचना है कि आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, राइट, उन सब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप सबके सामने है, राइट। और वो आखिरी सत्य नहीं है, वो अब तक का सबसे बेहतर प्रमाणित सत्य है, राइट। और बेहतर प्रमाणित सत्य का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं उनका जवाब दे पा रहा है वो, राइट। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन साहब ने कहा कि वो वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, राइट। और आइंस्टाइन साहब के तुरंत बाद एक साइंटिस्ट हुए डी ब्रोगली, राइट। और डी ब्रोगली साहब जो थे उन्होंने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आइंस्टाइन साहब वेव और पार्टिकल नेचर की तरफदारी करते हैं, उसी को मैथमेटिकली समझाने का काम डी ब्रोगली साहब ने किया, राइट। और उन्होंने भी यही कहा कि वेव और पार्टिकल नेचर। प्रश्न आता है आइंस्टाइन साहब ने जो कहा वही किसने कहा, डी ब्रोगली। और जब दो साइंस के व्यक्ति एक बात कह रहे हैं तो उस बात का बड़ा वजन होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से बात कर रहे हैं। दोनों का एक्सपेरिमेंटल, मैथमेटिकल, थ्योरेटिकल, तीन ही तो चीज होती हैं। मैथमेटिकली प्रूव कीजिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कीजिए, थ्योरेटिकली जस्टिफाई कीजिए। विज्ञान में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ को समझाने के 3 ही तरीके हैं, राइट। तो सबका अपना अपना व्यू था। तो आइंस्टाइन साहब ने जो कहा उसी की तरफदारी किसने किया, डी ब्रोगली साहब ने किया।
तो डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा कि ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, समझिए ध्यान से, यहां से कहानी शुरू हुई है। ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रो जो बहुत छोटे होते हैं, स्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट, एटम, मॉलिक्यूल, जो बहुत, जिसको नेक्ड आई से देख नहीं सकते हो, राइट, वो वेव्स लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं और पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी शो करते हैं, राइट। और इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई करने के लिए, मैथमेटिकली इसको समझाने के लिए डी ब्रोगली साहब ने दो साइंटिस्ट के रिजल्ट्स का सहारा लिया। एक आइंस्टाइन साहब के बहुत फेमस मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास और एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में। किसके मास एनर्जी के रिलेशनशिप के बारे में? आइंस्टाइन साहब के मास एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में। और दूसरा प्लैंक साहब के रिलेशन एनर्जी को लेकर, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो, राइट। इसके बारे में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम काफी आगे निकल चुके हैं इस पॉइंट से। ये आपके लिए नई चीज है। आइंस्टीन साहब अपने इस रिलेशनशिप के हेल्प से इतना समझा पा रहे हैं कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, और मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर होता है। जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो समझ लीजिए कि मास से ही एनर्जी बना है, राइट। इसके सीधे सीधे एग्जांपल, और आखिर इसका क्या मतलब है थोड़ा हल्का सा समझा देता हूं कि अगर किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो समझ लीजिए कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, और उनके इंट्रैक्शन में जो डिफरेंसेस है, पुराने वीक रहे होंगे, नया स्ट्रॉन्ग बना होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपसे आगे बात करेंगे इस विषय पे। अगर पुराने वीक स्ट्रॉन्ग रहे और नया वीक बना तो टेम्परेचर घट जाएगा। इसका मतलब फिजिकल और केमिकल चेंजेज में जो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, वो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है, राइट। लेकिन न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं होता, प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट से थोड़ा कम होता है। तो जो डिफरेंस होता है ना, वही किस में बदलता है? एनर्जी के अंदर बदलता है। जो डिफरेंस इन मास है वही मास किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया? तो इस चीज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हल्का सा बात किया था, राइट, कि किसी भी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर हो गया? उसके बारे में सेपरेट बात कर लेंगे दोबारा से भी। सो E इक्वल टू MC स्क्वायर आइंस्टाइन साहब ने कहा, E इक्वल टू h न्यू प्लैंक साहब ने कहा, दोनों का कंक्लूजन, सो MC स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू, पॉइंट क्लियर? सो MC स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू hc अपॉन लैम्डा। c कैंसिल कीजिए, लैम्डा मेथड में है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन MC, lambda is equal to h upon MC, de Broglie relationship, right, to justify the wave as well as particle nature of light or matter, right, क्लियर हो गया? तो उसके वेव नेचर को भी एक्सप्लेन कर रहा है और किसके नेचर को भी? पार्टिकल। इसी को फिर और ज्यादा कहा गया कि अगर आप किसी भी पार्टिकल की बात कर लेते हो जिसकी वेलोसिटी c के इक्वल नहीं है, सो आप लोग c की जगह क्या यूज कीजिए? v, वेलोसिटी। c एक फिक्स टर्म है, v फिक्स नहीं है, v कुछ भी हो सकता है। c जहाँ यूज करते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज करते हो आप, वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। सो मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। पढ़ा है आप लोगों ने, 9th 10th में भी बहुत पढ़ा है, राइट। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h Planck's constant है, so lambda is inversely proportional to momentum. This is another relationship. So de Broglie साहब ने क्या सजेस्ट किया हमारे लिए, वो समझ लीजिए। उन्होंने कहा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc लिखिए, राइट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv लिखिए, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम लिखिए। तो दीज आर द जनरल पॉइंट्स। सो ये एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है। अब हम
कुछ मैथमेटिकल रिलेशन के हेल्प से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेव नेचर कह किसको रहे हो। क्या एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव लाइक नेचर शो करता है क्या? राइट? क्या एक बॉल उसी स्पीड से चले तो क्या वो वेव लाइक नेचर शो करती है क्या? क्योंकि बॉल के बारे में सबको पता है, बॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रॉन को भी सब एटॉमिक पार्टिकल कहा है हमने, क्योंकि मैटर है, एक बात क्लियर है भाई, कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अल्टीमेट पार्टिकल अगर वो मैटर मान लो एलिमेंट है आपका, अब एल्यूमिनियम की एक शीट, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप लोग जो उसकी सभी प्रॉपर्टी को शो करे एटम, राइट? तो एटम भी एक पार्टिकल है। अब एटम मिलकर बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो पार्टिकल तो हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या ये वेव नेचर शो करते हैं या नहीं करते हैं। यही बात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद बॉल पे आ रही है कि क्या एक बॉल भी वेव नेचर शो करती है या नहीं करती है। तो कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट के हेल्प से हम लोग बात करेंगे, और मैथमेटिकल रिजल्ट हमारा ये कह रहा है भाई, वेट, एक इलेक्ट्रॉन और एक बॉल, दोनों की वेव्स को कंपेयर करना है, राइट? दो पार्टिकल लेंगे, एक आपका इलेक्ट्रॉन है और एक बॉल है, और दोनों की वेव को हम कंपेयर करेंगे, राइट? सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, इसका फॉर्मूला। और लेट अस सपोज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी that is 10 raised to power 6 meter per second, not with velocity of light, it is 10 raised to power 6 meter per second, ये आपने मान लिया है। पॉइंट इज क्लियर। एंड अनदर पॉइंट इज द बॉल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, बॉल जो है वो भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। सो बॉल ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी, लिख लीजिए 10 raised to power 6 meter per second, but mass of the ball, let us suppose it is taken in 10, so 10 into 10 raised to power minus 3 kg, ये उस बॉल का वजन है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, that is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. So you can calculate the wavelength lambda is equal to h upon mv or mc, right? h 6.63 into 10 raised to power minus 34, mass 9.1 into 10 raised to power minus 31, right? And p 10 raised to power 6. The point is clear. So what is the value of wavelength here? You can mathematically solve it. It is 7.28 into 10 raised to power minus 10 meter. This is the wavelength of a moving electron. और आप एक्सपेरिमेंटली ये पाओगे कि ये वेवलेंथ आपकी एक्सरे की वेवलेंथ के बहुत क्लोज है, और एक्सरे जो है उसको आप लोगों ने वेव माना ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ के आए हो, एक्सरे एक तरह की वेव्स है, उसके बारे में आप लोग क्लियर हो। सो द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजीली एक्सप्लेन बाय दिस सिंपल रिलेशनशिप। लेकिन आप लोग बात कीजिए बॉल के वेव नेचर के बारे में। सो यू कैन अगेन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, so h 6.63 into 10 raised to power minus 34, mass of ball 10 into 10 raised to power minus 3, so it should write as 10 raised to power minus 2, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लीजिए, minus 3 into v 10 raised to power 6। फुली द पॉइंट इज क्लियर। और जब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे इट इज 6.63, क्योंकि ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना, 6.63 into 10 raised to power minus 38 मीटर। ये जो वेवलेंथ आई है, ये वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद किसी भी वेव की लेंथ से छोटी है। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम जिस वेवलेंथ को समझा रहा था उसमें किसी में भी नहीं आ रही, इतनी शॉर्टर है कि इस वेव को प्रेडिक्ट करना किसी भी नॉन मेथड से पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई नहीं कह पा रहा कि बॉल जो है वो वेव कैरेक्टर शो कर रही है, क्योंकि ये किसी वेव के साथ रिलेट नहीं कर पा रही है।
क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि इसको किसी नॉन मेथड से हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे कि ऐसा भी कोई सब्सटेंस है जिसकी वेवलेंथ इतनी कम होगी, राइट। लेकिन ऐसा ये इजीली इसीलिए कहा गया कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट वेव लाइक कैरेक्टर शो करते हैं और पार्टिकल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, राइट। मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने ये बात नहीं किया और हम बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो ये बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप था जिसको आप अच्छे से समझिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा कि क्या बॉल और इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही ड्यूल नेचर शो करते हैं। ड्यूल का मतलब दोहरा नेचर, पार्टिकल लाइक नेचर और वेव लाइक नेचर। यस, इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर को इजीली एक्सप्लेन किया जा चुका है, लेकिन बॉल के ड्यूल नेचर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट। इसके बाद अलग अलग लेवल पर अलग अलग साइंटिस्ट ने इनके पार्टिकल नेचर को समझने की कोशिश की, राइट। कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो इसको समझने की अलग अलग लेवल पर अलग अलग कोशिश हुई, राइट। और सबसे पहले 1927 के अंदर, राइट, ये कोशिश किया डेविसन और जर्नर नाम के साइंटिस्ट ने, राइट। उसके बाद 1928 में थॉमसन साहब ने इस चीज को समझने की कोशिश की। तो समझिए ध्यान से क्या क्या क्लियर हुआ। सबसे पहले जेडएनएस की स्क्रीन, आपको पता है जेडएनएस की स्क्रीन पर कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो वो ग्लो करती है। तो जब उस जेडएनएस की स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बॉम्बरमेंट कराया गया तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा था ना, केवल वहीं पर ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव लाइक कैरेक्टर शो करता तो ये रोशनी फैलती वहां पर, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होने का मतलब इसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया गया इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया गया जेडएनएस की स्क्रीन के साथ और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्राइक हो रहा था वहीं ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। ये इसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा था, वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वेव की तो खासियत है पानी में पत्थर डालिए फैलेगा, बहुत सारे आप लोगों को पता है तरंगे बन जाती हैं, ये वेव की कैरेक्टर होती है। वेव एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं होता है, क्लियर हो गया। सो जेडएनएस की स्क्रीन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया गया तो जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुआ वहीं पर ग्लो प्रोड्यूस होने का मतलब है कि पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर होता तो डिफ्रैक्शंस बनते इस तरह के, यूं बहुत सारी रिंग्स बनती, लेकिन ऐसी रिंग्स नहीं बनी, क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद फिर फर्दर साइंटिस्ट ने इसके और नेचर को समझने की कोशिश की और डेविसन और जर्नर दो साइंटिस्ट ने कलेक्टिवली इसके वेव नेचर को समझाने के लिए क्या किया, समझिए ध्यान से। उन्होंने क्या किया, टंगस्टन के फिलामेंट जो आमतौर पे बल्ब के अंदर यूज होता है, टंगस्टन के फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था, क्या प्रोड्यूस हो रहा था भाई, इलेक्ट्रॉन, राइट। और उस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने का उद्देश्य इसको एक्सेलरेट करना था, इसकी स्पीड को बढ़ाना था। टंगस्टन फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे उन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो गए, और ज्यादा एक्सेलरेट हो गए इसका मतलब कि उनका स्पीड और ज्यादा बढ़ गया। जब उनका स्पीड और ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने क्या कराया, उनको निकिल के क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक कराया, और जब निकिल के क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक किया तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रैक्शन के रिंग्स, इस तरह के रिंग्स बने। ये आपके इलेक्ट्रॉन के रिंग थे, ये बिल्कुल रिसेंबल कर रहे थे किसके रिंग्स के साथ, एक्सरे के रिंग के साथ। वेव कैरेक्टर जस्टिफाइड हो गया है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझिए ध्यान से। टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, एक्सेलरेट हो गए, निकिल के साथ स्ट्राइक किया गया और ऑब्जर्व किया गया इस तरह के रिंग्स का बनना। दिस रिंग्स आर कॉल्ड डिफ्रैक्शन रिंग। डिफ्रैक्शन का मतलब फैल जाना इस तरीके से, राइट, वेव्स का बनना। सो वेव कैरेक्टर एक्सप्लेन हो गया। और पार्टिकल कैरेक्टर एक्सप्लेन हुआ था जब इलेक्ट्रॉन को जेडएनएस की स्क्रीन के साथ बॉम्बरमेंट कराया। सो दीज आर द सिंपल रिलेशनशिप रिलेटेड टू डी ब्रोगली इक्वेशन। और उन्होंने ड्यूल नेचर के बारे में
बात किया था, और फिर हमने ड्यूल नेचर में वेव और पार्टिकल नेचर को समझने के लिए एक रिलेशनशिप दिया, और वो रिलेशनशिप आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, और उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया। क्लियर पॉइंट? ओके, इसके तुरंत बाद कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। सो न्यूमेरिकल है कि एक टेनिस बॉल है जिसका मास है 6.0 इंटू 10⁻² किलोग्राम। एक टेनिस बॉल है जिसका मास 6.0 इंटू 10⁻² किलोग्राम है, राइट, एंड इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 62 मीटर पर सेकेंड। 62 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस मूविंग टेनिस बॉल। इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड हो रही है वो आप लोग निकाल लीजिए। सो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m। सो क्वेश्चन मार्क वेवलेंथ निकालना है, फॉर्मूला और फिर h अपॉन m सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है? उसके बाद बात आता है कि विल द मूवमेंट ऑफ दिस बॉल एग्जिबिट ए वेव कैरेक्टर। आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे जाइएगा, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि मूविंग बॉल वेव कैरेक्टर शो नहीं करती, क्योंकि इसकी वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहेगी। आप सॉल्व करके देखिएगा, इतनी ज़्यादा शॉर्ट रहेगी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की किसी वेव्स के किसी भी पार्ट के वेवलेंथ के अंदर नहीं आ रही है, उनसे भी कम आ रही है। सबसे शॉर्टर वेवलेंथ के बारे में आपने बात की थी, तो सबसे लेफ्ट में मौजूद थे, राइट, एक्सरे, गामा रेज, उनसे भी शॉर्ट, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो क्लियर हो गया? सो आप लोग मैथमेटिकली इसको सॉल्व कीजिएगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ h is 6.63 into 10⁻⁻34, mass is 6 into 10⁻⁻², and the velocity 62, and if you mathematically solve it, it is 1.8 into 10⁻⁻34 meter. Yes, very short, right? किसी भी वेव्स जिनके बारे में हमने बात किया है उसमें किसी भी वेव्स की वेवलेंथ के रेंज में नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? सो वेव कैरेक्टर इसके साथ एसोसिएट नहीं है, हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं। पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट, मूविंग विद 1% स्पीड ऑफ लाइट। सो द स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज स्पीड ऑफ लाइट का 1%, दैट इज 3 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आपको मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है। मास आपको पता है, मास कितना है? 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। सो लैम्डा इक्वल टू फिर से h अपॉन mv, h 6.63 into 10⁻⁻34, मास दैट इज 9.1 into 10⁻⁻31, right, and v that is 3 into 10⁻6। आप लोग बाकी तो सोल्व कर ही लोगे, लेकिन आप एक बात समझिए कि 10⁻31 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? +31 का मतलब 10⁻³ और 10⁻³ और ये 10⁻6 ऊपर जाकर 10⁻6 हो जाएगा। सो 10⁻⁹, 10⁻10, 10⁻8 इसके अप्रोक्सीमेट आ रहा है, उसका मतलब वेव कैरेक्टर शो कर रहा है, क्योंकि वो तो 10⁻10 तो हम मान के चल रहे हैं एक्सरे के काफ़ी नज़दीक था। सो पॉइंट इज क्लियर? आप लोग सॉल्व कीजिएगा, राइट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आ रहा है तो उसके वेव को आप समझ पा रहे हो, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 2.05 into 10⁻⁷, मूविंग विद वेलोसिटी 2.05 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, मास आपको पता है 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। आप लोग वेवलेंथ निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, h प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू आपको पता है, मास g1 है, वेलोसिटी g1 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ 5894 एंगस्ट्रॉम। सोडियम लाइट, और क्या निकालना है भाई? कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, आपको मास निकालना है उस फोटोन का, राइट, एंड हैविंग वेवलेंथ 5894 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ 5894 एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 5894 into 10⁻⁻⁷
माइनस 10 मीटर, पता होना चाहिए आप लोगों को यूनिट कन्वर्ट, बहुत बात किया हमने, राइट। एंड वेलोसिटी 3 × 10⁻8 मीटर। सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, लैम्डा गिवन, h नोन है 6.63 × 10⁻34, मास पूछा है, वेलोसिटी नोन है। कर लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वन मोर क्वेश्चन इज ए बीम ऑफ हीलियम एटम्स मूविंग विद द वेलोसिटी 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हीलियम एटम है ना, इसको लेकर क्वेश्चन, राइट। ओके, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बीम। तो ये कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, वेवलेंथ निकालना है किसका, वन पार्टिकल ऑफ हीलियम, राइट। वन पार्टिकल का मतलब हीलियम का वन पार्टिकल, वन एटम ऑफ हीलियम। अब प्रश्न आता है भाई कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h आपको पता है 6.63 × 10⁻34, v गिवन है, सारा मामला आ गया मास। आप याद कीजिए मोल कॉन्सेप्ट, ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का, दैट इज 4 ग्राम। इसका मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, उनका मास 4 ग्राम है। सो वन एटम ऑफ हीलियम का मास 4/6.022 × 10⁻23। So now mass of one helium atom, velocity of one helium atom and h Planck's constant given है आपके लिए। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज टू पार्टिकल A and B are in motion, particle A, particle B both are in motion, right? So next given data, if the wavelength associated with particle A is 5 × 10⁻8 meter, 5 × 10⁻8 meter, right, and wavelength associated with particle B, ये आपसे पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल B, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल B पूछा है। इसे लैम्डा 2 मान लीजिए या लैम्डा B मान लीजिए, B की, और ये लैम्डा A, राइट। इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, यानी इसका मोमेंटम, B का मोमेंटम A के मोमेंटम का हाफ है, तो इसका मोमेंटम आप समझिए, जिसको आप P कह रहे थे, मान लीजिए वो x है, तो इसका मोमेंटम भाई P है, इसका मोमेंटम जिसको आप P B कह रहे हो वो A का हाफ है। दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन, टू पार्टिकल A and B are in motion. If the wavelength associated with the particle A is 5 × 10⁻8 meter, calculate the wavelength of particle B. If its motion, if its momentum, ध्यान दीजिएगा, if its momentum is half of A, तो A का मोमेंटम अगर x है तो B का मोमेंटम इसका, भाई आप सबको पता है भाई लैम्डा इज इक्वल टू, भाई क्लियर कर लीजिए फॉर्मूला तो आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/, याद कीजिए फिर, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम। सो लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अब यहां पर आप h निकाल लीजिए क्योंकि h का वैल्यू फिक्स है, लैम्डा/p, h लैम्डा इज इक्वल टू h/p, पॉइंट इज क्लियर। सो ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या निकाल रहे हो, यहां से h निकाल रहे हो, लैम्डा इनटू, सो h इज इक्वल टू लैम्डा a इनटू p, यहां पर बोलिए h इज इक्वल टू लैम्डा b इनटू pb। सो h इज इक्वल टू लैम्डा a 5 × 10⁻8 pa x, बोलिए भाई h इज इक्वल टू लैम्डा b पूछा है आपसे, एंड pb दैट इज x/2, दोनों को इक्विवेलेंट रखिए आप क्योंकि ये भी h है और ये भी h है। सो 5 × 10⁻8 × x इज इक्वल टू लैम्डा b × x/2, x कैंसिल करेगा किसको,
x को, अब x कैंसिल हो गया, सो लैम्डा b इज इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा, तो 5 into 10, so 10 into 10 raised to power minus 8, that is 10 raised to power minus 7 meter. So this is the wavelength. Hopefully the point is clear. Okay, next question. Next question, an electron is moving with a kinetic energy. इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, moving with kinetic energy, that is 2.275 into 10 raised to power minus 25 joule. 2.275 into 10 raised to power minus 25 joule. This is the point, right? और कैलकुलेट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, और क्या पूछा है? डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बाकी चीजें क्लियर है, मास आपको पता है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन आता है भाई कि जूल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी यूनिट क्या है, राइट? और यूनिट आप लोग यहीं से समझ लीजिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, सो मास इज टेकन इन किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर इन सेकंड minus 2. So you should write as the kinetic energy is written as 2.275 into 10 raised to power minus 25 किलोग्राम मीटर टू सेकंड minus 2. देख सकते हो? तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको, that is 2.275 into 10 raised to power minus 25 किलोग्राम मीटर टू सेकंड minus 2. और आपसे काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या पूछा है? वेवलेंथ। अब मामला भाई वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, इलेक्ट्रॉन है, राइट? मास आपको पता है, h आपको पता है, सारा खेल आके रुक गया v पर। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, जो काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो हाफ mv स्क्वायर गिवन है, राइट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा तो v निकालिए, और v आपके पास आता है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फुली द पॉइंट इज क्लियर, राइट? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट? वन मोर क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन इज इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 3 into 10 raised to power minus 25 joule. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 3.0 into 10 raised to power minus 25 joule, right? Again joule is kilogram meter square second minus 2, right? So question फिर से वेवलेंथ पूछा है, हम लोग याद रखिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन h आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, वेलोसिटी पे आगे रखा, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दैट इज 3.0 into 10 raised to power minus 25, right? Half mv square, so v square is equal to 2 into 3.0 into 10 raised to power minus 25, 2 ऊपर चला जाएगा, मास नीचे आ जाएगा 9.1 into 10 raised to power minus 30. सॉल्व कीजिएगा और फिर वेलोसिटी निकालिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। इसके बाद जब डी ब्रोगली साहब ने वेव और पार्टिकल दोनों नेचर ड्यूल नेचर की तरफदारी की, तो एक और साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जब बोहर साहब ने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स डेफिनेट पाथ पर रिवॉल्व करता है, एक बिल्कुल फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करता है, जिसे ऑर्बिट नाम दिया गया था, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन हाइजेनबर्ग का ही था, और उन्होंने ये कहा अपने जनरल रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप की हेल्प से कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम कह लीजिए, क्योंकि मास तो उसका फिक्स है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब यूं समझिए
तो फिर बात आती है कि जब वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है और उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों के बारे में बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन उठा रहे थे कि कैसे कैलकुलेट किया आपने, मास भी कैलकुलेट कर, सॉरी पोजीशन भी कैलकुलेट कर लिया और मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिया। तो उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस थे और उसको लेकर समझिए ध्यान से। तो पहले हाइजेनबर्ग ने कहा क्या, हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, राइट, और उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों को साइमल्टेनियसली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, राइट। उन्होंने ये कहा कि भाई कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी चेंज इन पोजीशन को रिप्रेजेंट कीजिए डेल्टा एक्स से, एक्स पोजीशन, सो डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट टू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट कीजिए डेल्टा पी से, ठीक है। और उन्होंने अपने रिलेशन ये कहा कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है h अपॉन 4 पाई, h प्लैंक्स कांस्टेंट और पाई इज मैथमेटिकली 3.14 और 22/7। ये रिलेशनशिप दिया। इस रिलेशनशिप से ये कहा भाई कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एटलीस्ट उसकी वैल्यू h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा, या फिर उसका वैल्यू h अपॉन 4 पाई से ज्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। अब प्रश्न आता है सर ठीक है, एक मैथमेटिकल रिलेशन दे दिया, किसी भी एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया, कैसे भी ड्राइव किया, लेकिन इससे ये बात कैसे प्रूव हुई कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे प्रूव हुआ। आप इसको सबसे लिमिटिंग टर्म में लिख लीजिए इक्वल, क्योंकि उसके बाद ग्रेटर देन तो हो ही सकता है, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। अब आप एक बात समझिए कि अगर मान के चलिए किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का डेल्टा एक्स जो है वो वेरी स्मॉल है, यानी उसकी पोजीशन में चेंज इन पोजीशन, यानी जहां सोच रहे थे वहां नहीं है, उसके इर्द गिर्द कहीं है, उसको आप यूं भी कह सकते हो सर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कह लीजिए, अनसर्टेनिटी जो सर्टेन ना हो, सो इट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, uncertainty in momentum. So this is uncertainty in position, this is uncertainty in momentum. तो अगर डेल्टा एक्स बहुत कम है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम है। क्लियर हो गया? पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम है। इसको यूं समझ सकते हो कि अगर आपको कोई कहे कि आप रूम नंबर 12 में जाइए क्लासरूम में और वहां पर एक बेंच रखी है, पहली बेंच, और उस पर कोई भी चीज़ रखा है उसको उठा लाइए, अगर वो चीज़ फिक्स है, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आपको वही मिल जाएगी। इसका मतलब आप उसको मेजर कर पा रहे हो, राइट। और अगर कोई कहे कि भाई उस चीज़ की बजाय कोई स्टूडेंट बैठा है वहाँ पे, अब स्टूडेंट बैठा है तो वो मूव भी कर सकता है, तो उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। तो जब अनसर्टेनिटी कम है तो हम उसको मेजर कर पाएंगे, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अगर डेल्टा एक्स बहुत कम है तो इसका मतलब आप इसको इजीली मेजर कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि ये कोई चीज कहां मौजूद है। लेकिन आप एक बात देखिए कि दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन एक फिक्स टर्म के बराबर है। जितना इसका वैल्यू कम होगा उतना इसका वैल्यू ज्यादा होगा। कैसे समझ लो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, 10 × 10 इज इक्वल टू 100, राइट। आपने इसका वैल्यू जितना कम किया उतना ही वैल्यू इसका बढ़ा। मान लीजिए डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा पी है, और मान लीजिए ये h अपॉन 4 ऐसा है नहीं। मान लीजिए हमने कहा भाई डेल्टा एक्स 10 है तो डेल्टा पी भी 10 है, लेकिन डेल्टा एक्स अगर 2 है तो डेल्टा पी 50 है। इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम है, उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया। और जब मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है ना, अनसर्टेन हो गया है, सोच रहे थे उसके काफी दूर तक है, उसका रेंज बड़ा हो गया है, आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो चीज जहां जो सोच रहे थे वो नहीं है, उसके वो सिर्फ कहीं ज्यादा दूर है, राइट। उसका मोमेंटम उतना नहीं है। और एक और एग्जांपल, अगर ये 1 है तो ये 100 है,
ये 0.1 है तो ये 1000 है, ये 0.01 है तो ये 10,000 है। इसका मतलब कि दोनों को एक साथ नहीं निकाल पा रहे। जितना पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम होगी उतना ही उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उस समय मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई तो आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। पॉइंट इज क्लियर। तो प्रश्न था कि इट इज impossible to determine both the position and momentum of a microscopic particle, right? मैथमेटिकल रिलेशन से समझने की कोशिश की कि अगर डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल है इसका मतलब है डेल्टा पी बहुत लार्ज होगा, वेरी लार्ज, और वेरी लार्ज है तो इसको आप मेजर नहीं कर पाओगे, दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर पा रहे हो। और समझिए ध्यान से, और अगर मान लीजिए डेल्टा पी बहुत स्मॉल है, फिर वही बात, डेल्टा पी बहुत स्मॉल है तो आप इसको मेजर कर पाओगे, क्योंकि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत कम है, लेकिन उस समय पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप उसकी पोजीशन को उस समय मेजर नहीं कर पाओगे। तो हाइजेनबर्ग ने ये कहा भाई कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर है आपका पॉइंट। आप इसको फिर से इसी एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हो कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 100 है और इसमें अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत कम है तो आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। और अगर ये और कम है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसको और अच्छे से मेजर कर पाओगे, लेकिन पोजीशन में अनसर्टेनिटी और ज्यादा हो जाएगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अगर और कम हो तो और अच्छे से मेजर हो पाएगा, लेकिन उस समय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और ज्यादा हो जाएगा, तो फिर दोनों को एक साथ दोनों पॉइंट को एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था। क्लियर है पॉइंट। सो आगे बात करते हैं डेरिवेशन के ऊपर, और ये रिलेशन आपके सामने था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो यू राइट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ओके, डेल्टा पी दैट इज मास p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। सो डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा एम। आप लोग जब भी इस रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो एक पॉइंट समझ लीजिए कि चेंज को कैसे लिखते हो। डेल्टा पी लिखने का तरीका है मास को कांस्टेंट करो, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को कांस्टेंट करो, चेंज इन मोमेंटम। मास फिक्स कीजिए, डेल्टा पी, वी फिक्स कीजिए, डेल्टा पी। ऐसा फिजिक्स में टीचर ने आपको समझा दिया होगा, आगे हम और भी बात कर लेंगे। सो क्योंकि आप थोड़ा मास डेल्टा एम, वी डेल्टा एम, लेकिन डेल्टा एम जीरो है, मास चेंज नहीं होता है। सो हटा दीजिए इसको, मास चेंज नहीं होता है भाई, चेंज इन मास जीरो है। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा पी। सो व्हाट आई राइट हियर, डेल्टा पी की जगह एम डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, आप इक्वल टू लिख लो भाई, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जो सबसे लोवेस्ट टर्म है। सो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है। सो इसको इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों पॉइंट लिख सकते हो। फिर बात है किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द अनदर पॉइंट। बात वही था, क्योंकि मास तो उस पार्टिकल का फिक्स है, तो मोमेंटम चेंज हो, इस मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। फिक्स तो मास है उसका, राइट, मास फिक्स है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। आप किसी भी बॉल को थ्रो करते हो तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, क्योंकि मास तो बॉल का पहले भी उतना ही था और बॉल का मास अब भी उतना ही है। क्लियर है पॉइंट। ओके, अब समझिए ध्यान से, कुछ इसको फिजिकल मेथड से समझाया गया है अनसर्टेनिटी को, कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई सूटेबल वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक है और वो स्ट्राइक करके हमारी आइज तक पहुंची। क्लियर है। तो किसी भी चीज़ को हम तभी देख पा रहे हैं जब लाइट उसे स्ट्राइक करके और उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट हमारी आइज तक पहुंचता है, और जैसा हमारी आइज तक पहुंचता है तभी वो हमें वो चीज़ विजिबल होती है।
राइट। और वो लाइट उस पार्टिकल की पोजीशन को किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर पा रही। इसका मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन को मेजर कर सकते हो, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट एक बहुत स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता, लाइट स्ट्राइक करती, आइस तक पहुंचती, लेकिन लाइट के स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, और पोजीशन को चेंज करता तो इसकी पोजीशन में क्या आ जाता, अनसर्टेनिटी आ जाता, और जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाता उतना ही इसको मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता। दिस इज द अनदर एस्पेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फुली पॉइंट इज क्लियर, राइट? ओके, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पे कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। सो एटम के न्यूक्लियस की रेडियस, ध्यान दीजिएगा, रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस is equal to 10 raised to the power -15 मीटर। दैट इज, सो ये उसी न्यूक्लियस के अंदर, अब प्रश्न है कि क्या उस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। प्रश्न ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो फिर सीधा सा बात है भाई कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, न्यूक्लियस इतना बड़ा है तो कोई चीज चाहे वो इलेक्ट्रॉन ही हो वो इस चीज के अंदर मौजूद होना चाहिए। क्या इस पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, भाई ये रेडियस है, अगर यहाँ और ये रेडियस 10 raised to the power -15 मीटर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी मौजूद होगा या नहीं होगा, यानी उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी 10 raised to the power -15 मीटर है या नहीं है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? सो अगेन द मैथमेटिकल रिलेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। द पॉइंट इज क्लियर? ओके, पुट द वैल्यू, किस किस की वैल्यू पुट करोगे आप? डेल्टा एक्स आपके पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है, एच आपको पता है, और पाई का वैल्यू आपके पास गिवन है। द पॉइंट इज क्लियर? जब आप सभी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? डेल्टा वी आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और डेल्टा वी का वैल्यू सॉल्व करने के बाद दैट इज 5.77 इंटू 10 raised to power 10 मीटर पर सेकेंड। 5.77 इंटू 10 raised to power 10 मीटर पर सेकेंड। आप तो सॉल्व कीजिएगा, राइट? इतना समय नहीं होता ऑनलाइन क्लास में कि भाई इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाएं। डेल्टा एक्स आपके पास गिवन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता, H 6.63 इंटू 10 raised to power -34, पाई इज इक्वल टू 3.14 और 22/7 डेल्टा। आप देखिएगा चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है या नहीं है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसका सीधा सा मतलब है भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन। और अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा तो आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, इसका मतलब है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्लियर पॉइंट? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, इतना अनसर्टेनिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता। तो पॉइंट इज क्लियर? क्वेश्चन था कि क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ सकता है, नहीं आ सकता? न्यूक्लियस का साइज लिखा, न्यूक्लियस की पोजीशन लिखी कि भाई यही कहीं मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन, मैथमेटिकल रिलेशनशिप किया, मैथमेटिकल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स आवर पॉइंट। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन को लेकर बात हो रही है, मास आपको पता होना चाहिए। इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी गिवन दैट इज 5.7 इंटू 10 raised to power 5, 5.7 इंटू 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द पॉइंट, राइट? सो कैलकुलेट कर लीजिएगा डेल्टा एक्स इंटू
m डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन राइट, डेल्टा x पूछा है इनटू मास 9.1 into 10 raised to power minus 31, change in velocity 5.7 into 10 raised to power 5, h 6.63 into 10 raised to power minus 34, 4 into 3.14. So you can calculate the value of delta x. There is no problem. Okay. Question is calculate the uncertainty in velocity of a wagon of mass 2000 kg. Mass 2000 kg. और उस ये कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, डेल्टा भी आपसे पूछा है, एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज प्लस माइनस 10 मीटर, सो दैट इज 10 मीटर, मैग्नीट्यूड यूज करना है 10 मीटर. सो द क्वेश्चन इज डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन वाटर. द पॉइंट इज क्लियर. और आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा. सो डेल्टा एक्स 10 इंटू एम 2000, डेल्टा वी पूछा है आपसे h 6.634 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, 4 और बाई 3.4. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.634 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 अपॉन दैट इज 2000 इंटू 4 इंटू 3.14. सो यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू अगेन मैथमेटिकली. क्लियर है पॉइंट. और आप इसको जब सॉल्व करोगे सो दैट इज 2.636 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 39 मीटर पर सेकेंड. द चेंज इन वेलोसिटी बहुत बहुत कम है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 31. क्लियर हो गया. और आपको पता है हैवी ऑब्जेक्ट है, उनकी वेलोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है. क्लियर हो गया. आप एक व्हीकल चलाइए, आप किसी व्हीकल के अंदर उसकी वेलोसिटी कितना चेंज होगा, राइट. 0 से 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 200 किलोमीटर. स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकता है ना, तो उसमें अनसर्टेनिटी फिर बहुत कम है. तो यही बात था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर जो चीज़ वैलिड है वो हैवी ऑब्जेक्ट पर वैलिड नहीं हो रहा है. सो दैट इज अनदर पॉइंट. नेक्स्ट, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी निकालना है. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपसे पूछा है, राइट. इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी 0.001% द वेलोसिटी ऑफ लाइट. समझ में आ गया. The velocity of light 3 into 10 raised to power 8 and 0.001%. So solve कीजिए. वेलोसिटी 3 into 10 के पावर 8 into 1 upon 1000 और 100, that is 10 raised to power 3 और 10 raised to power 5. So ऊपर जाएगा तो 3 into 10 raised to power 3 मीटर पर सेकंड. अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. क्वेश्चन है भाई. क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो कितना है, दैट इज 0.01% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. क्लियर हो गया. अब आप समझिए ध्यान से. तो अब आपके पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया. डेल्टा एक्स पूछा है, डेल्टा बी आ गया, और रिलेशन नहीं क्लियर. डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन, राइट. इलेक्ट्रॉन को लेकर डेल्टा एक्स पूछा है, मास आपको पता है, डेल्टा वी हो गया, एच पता रहता है और वाई पता रहता है. क्लियर. अगर यही क्वेश्चन ये आ जाए कि भाई चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन का सेंस समझिए हमसे कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कीजिए. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, right. If uncertainty in its velocity is 0.01%, if velocity of electron की वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है, और ये कह रहा अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 0.001%, that is by 100. So how can we solve?
300 इंटू, ये तो कैंसिल हो ही गया, 1/1000, ये तो 3 हो गया, सो इट इज 3 इंटू 10⁻³ अब आप लोग क्या कर लोगे भाई, डेल्टा एक्स निकाल सकते हो, फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू h/4 भाई। डेल्टा एक्स पूछा है, मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, डेल्टा वी आपने निकाले है, h आपको पता है, आपको पता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 0, so if uncertainty in velocity is 0, so the question is, so it is 0, so the whole term, this term is 0, ये 0 नीचे जाएगा, 0 से डिवाइड होते ही डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड कीजिए, आपका वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। सो दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके। तो अब समझिए ध्यान से बेटा कि इस चैप्टर में शुरू कहाँ से हुए थे और पहुंचे कहाँ तक, राइट। शुरू हुए थे और प्रयास था कि किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश, ये समझने की कोशिश कि कोई भी एटम किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है, राइट। थॉमसन साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, ई गोल्डस्टाइन साहब ने बताया कि प्रोटॉन भी मौजूद है, राइट। जेम्स चैडविक साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया कि न्यूट्रॉन भी मौजूद है। फिर थॉमसन साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल में उसका वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया, राइट। रदरफोर्ड साहब ने हैवी पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बरमेंट कराया गोल्ड फॉयल के ऊपर, राइट। और गोल्ड फॉयल पे बॉम्बरमेंट कराने के बाद एटम का बहुत पॉजिटिवली एक आइडिया दिया कि एक न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन चीज़ों पे बात किया। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने वेव्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, वेव, राइट, किस तरह से वेव प्रोपोगेट करती हैं, फिर उनके छोटे छोटे टर्म, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश की, राइट। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने प्लैंक साहब का क्वांटम थ्योरी पढ़ा, राइट। उन्होंने बताया कि भाई लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है, कंटिन्यू नहीं होती, डिसकंटिन्यू होती है, राइट। प्लैंक साहब के इस आइडिया के तुरंत बाद फिर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करने पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है, उस पॉइंट को लेकर भी हमने बात किया, राइट। उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट, एक सूटेबल रेंज को दर्शा रहा था। हमने विजिबल लाइट के बारे में क्लियर पढ़ा कि वॉयलेट से और रेड तक 7 कलर से मिलके बना है। स्पेक्ट्रम को समझने की वॉयलेट से कम अल्ट्रा वॉयलेट, रेड से ज़्यादा इंफ्रारेड, हमने सबके वेवलेंथ को कंपेयर किया, राइट। उसके तुरंत बाद हम लोग पहुँचे स्पेक्ट्रम को, एटम के स्पेक्ट्रम और लाइट के स्पेक्ट्रम को कंपेयर किया, और फिर हम एटम के स्पेक्ट्रम में हम जब पहुंचे तो फिर हमें समझ में आया कि लाइट का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस था जबकि एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस था। जब एटम का स्पेक्ट्रम समझ रहे थे तो हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम 2 के बारे में बात किया। जब आप इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो फिर हम रेडबर्ग इक्वेशन को यूज कर के, और फिर हम आगे लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पिफन्स, इन सीरीज के बारे में और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में अच्छे से समझ पाए, राइट। उसके बाद आपका रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल का फेलियर और बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात हुआ। लेकिन अब बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल के तुरंत बाद जब हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा और ड्यूल नेचर पढ़ा तो उसके बाद एटम का एक अलग स्वरूप देखने को मिला। और वो स्वरूप क्या कहता है, समझिए ध्यान से, कि एटम जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक बहुत स्मॉल साइज का न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो डेफिनेट पाथ पर रिवॉल्व नहीं करते, अनसर्टेनिटी होती है उनकी पोजीशन के अंदर, राइट। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। अब आपकी केमिस्ट्री में जो सही चीजें हैं, अब तक तो क्या था, थ्योरी पढ़ रहे थे फिर लिमिटेशन आती थी, थ्योरी पढ़ रहे थे फिर लिमिटेशन आती थी, थ्योरी पढ़ रहे थे फिर लिमिटेशन आती थी। यहां तक की चीजें जो आपने पढ़ा वो एक बिल्कुल अलग कहानी था, और यहां के बाद अब जो पढ़ोगे वो बिल्कुल अलग कहानी है। इन चीजों को आप पढ़ के भूल भी सकते हो, आपकी केमिस्ट्री पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो पढ़ोगे उसको नहीं भूल सकते हो, क्योंकि उसको भूलने से आपकी केमिस्ट्री पर फर्क पड़ेगा। तो अब तक जितना भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ा वो इंफॉर्मेटिव था कि साइंटिस्ट ने किन किन अटेम्प्ट के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने की कोशिश की। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हो
वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा केमिस्ट्री चलेगा। पूरा केमिस्ट्री ना बोहर मॉडल पे चल रहा है, ना रदरफोर्ड साहब के मॉडल पे चल रहा है, ना थॉमसन साहब के मॉडल पे चल रहा है। ये सब चीज़ें समय के साथ आती गई, फेल होती गई, आती गई, फेल होती गई। ये सब चीज़ें समझ में आ गया नहीं आ गया? अब हम पढ़ने वाले हैं भाई कि किसी भी डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं आप यूँ समझ लीजिए। ऑर्बिट को आप सेल कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सेल। तो सेल में सब सेल होता है, सब सेल में ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो रिवॉल्व करता है। ध्यान दीजिएगा, अब तक तो क्या कह रहे थे? सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। नहीं, सेल में सब सेल है, सब सेल में ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। हमारा अगला कहानी और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, दोबारा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने साथियों को भी बोलिए कि अब तक कुछ नहीं, अब तक जो भी पढ़ा नहीं पढ़ा, क्लास अटेंड हुआ नहीं हुआ, अब आप नए सिरे से केमिस्ट्री शुरू कर दीजिए, राइट? क्योंकि इसके बाद जो आप पढ़ोगे उसमें पीछे की चीज़ें जब ज़्यादा यूज नहीं होंगी, एक नया सिरे से आप लोग अपना रीस्टार्ट कर सकते हो। तो आपको भी और अपने साथियों को भी अब पॉजिटिव रह के नए सिरे से स्टडी शुरू करना है। क्लियर हो गया? और अगली कहानी कहाँ से शुरू होगी? सेल में सब सेल, सब सेल में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। अभी सब सेल क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे, ऑर्बिटल क्या होता है आगे पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, राइट? लेकिन ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं, राइट, जिनके ऊपर पूरा केमिस्ट्री चलने वाला है। तो पॉजिटिव होकर स्टडी कीजिएगा। दैट्स ऑल।